तो इस सीरीज के लेक्चर 8 में स्वागत है आपका। टॉपिक चल रहा है इंडियन लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। होपफुली उनको आपने अच्छे से देख लिया होगा और क्लियर भी कर लिया होगा। तो ये चौथा पार्ट है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि बाकी पॉइंट आप जानते ही हो कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी। कैसे कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन फॉर्म को फिल करना है। दैट्स इट। इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट इस पूरे लेक्चर के लिए ये रहा आपके सामने, आपको मालूम ही है। जहां साथ में ध्यान रखना है आपको क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द महावंशा अशोका टर्न टू द बुद्धाज धम्मा व्हेन हिज नेफ्यू, जिसका नाम था निग्रोधा, टीचेस द डॉक्ट्राइन टू हिम। तो एवरीवन फैक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, दिव्य वंदना स्क्राइब अशोका बीइंग ड्रॉन टू द बुद्धाज टीचिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अशोक वंदना समुद्र अ मर्चेंट टर्न मॉन्क। ये भी बिल्कुल सही है। अभी स्टोरी समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अभी आंसर पे पहुंचने दो। तीसरा है, दीपवंशा speaks of Samudra, the 12-year-old son of a merchant, is the key figure in Ashoka's coming under the influence of the Buddhist। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। दीपवंशा नहीं, अशोक वंदना जो ऊपर हमने देखा वो बताता है समुद्रगुप्त 12-year-old बॉय के बारे में। तो तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, ऑप्शन हो गया सी। इज दैट क्लियर? गुड। अब देखो डिटेल। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि महावंशा एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका मेंशन करता है कि अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर बीइंग प्रीच्ड बाय हिज नेफ्यू बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसका नाम था निग्रोधा। दूसरा भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिव्य वंदना अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन दैट अशोका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मर्चेंट टर्न्ड मॉन्क, जिसका नाम था अशोक वंदना समुद्र, हु प्लेड अ रोल इन द अशोकाज एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म। अब वो स्टोरी कौन सी है अभी समझाता हूं। देखो, तीसरा स्टेटमेंट आपको पता है कि दिव्यवंशा नहीं बल्कि अशोक वंदना, है ना। अब अशोका जो है वो बुद्धिज्म में कैसे कन्वर्ट हुए, उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब वो स्टोरी सुनो। अकॉर्डिंग टू द दिव्य वदना, देयर इज अ स्टोरी दैट एट्रीब्यूट्स अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इन अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम समुद्र। कैसे समझो? समुद्र जो है एक मर्चेंट था फ्रॉम श्रावस्ती, और स्टोरी इस तरीके से होती है कि समुद्र जो है वो इम्प्रिजन किया था अशोकाज के हिल में, लेकिन वो क्या हुआ कि मैनेज किया, अपने आप को सेव कर लिया। कैसे? बड़े ही मिराकुलस पावर के साथ। जब अशोका ने ये बात सुना तो वो सोचा कि यार चल के मिलना चाहिए, तो गया मिलने के लिए। तो जब मिलने के लिए गया समुद्र से, तो उन्होंने कुछ और कर्तव्य, मतलब कि कुछ और मिराकल्स करके दिखाया, और उससे अशोका जो है इंप्रेस हो गया बाय अ सीरीज ऑफ मिरेकल परफॉर्म बाय समुद्र। इसकी वजह से दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अशोका, लीडिंग हिम टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। ठीक है। और दिस पर्टिकुलर अकाउंट सीम टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द निग्रोधा स्टोरी। ठीक है। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, हु इज द ऑथर ऑफ द 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट? क्या है? ब्रज भक्ति विलासा, जो फोकस करता है ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया पे। तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी नारायण भट्ट। ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना है। देखो ध्यान से, नारायण भट्ट गोस्वामी पूरा नाम है उनका। 16th सेंचुरी संस्कृत स्कॉलर और ऑथर हैं, और वो मेजर फिगर हैं इन गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में। ही इज द ऑथर ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग ब्रज भक्ति विलासा। द ब्रज भक्ति विलासा एक संस्कृत टेक्स्ट है दैट फोकसेस ऑन द ब्रज रीजन इन नॉर्थ इंडिया। इट इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ कृष्ण। ऑब्वियस है, ब्रज रीजन है, लोकेशन है, तो कृष्णा के बारे में ही होगा। नेक्स्ट, ये रहा ऑथर और उनके बुक्स। तो एवरीबॉडी ये देखो, जवाहर नेहरू बायोग्राफी वॉल्यूम 1 कहाँ से कब से लेकर 1889 से लेकर 1947 तक ये लिखा था। चारों ऑप्शन में देखते हैं। चारों ऑप्शन में सर्वपल्ली गोपाल जी ने लिखा था इसको। ठीक। और डेविड हार्टिमन ने लिखा था गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर, चौथा। तो 1 4 बी सी क्या है? 1 और 4। 1 और 4 दो ऑप्शन में दिख रहा, इसलिए या तो बी होगा या तो सी होगा। देख लेते हैं आंसर कौन सा है। क्यों? क्योंकि बाकी मेरे को भी नहीं मालूम। ऑप्शन बी बोल रहा है एवरीबॉडी, मतलब 50-50 पहुंच गए थे अपन। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, 2 1 4 3। अब ध्यान रहे आपको, 2 1 4 3 है, मतलब शेखर बंदोपाध्याय साहब ने लिखा था फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। वहीं पे सर्वपल्ली गोपाल मैंने बता ही दिया, जवाहर नेहरू, है ना।
और डेविड हार्डिमन ने भी बता दिया मैंने क्या लिखा था, और ज्ञानेंद्र पांडे साहब ने लिखा था द एसेंडेंसी ऑफ द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926 से 1934 तक। ध्यान रहेगा क्या? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली आप इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्सेस ascribed to poet संत कबीर have been compiled in which of the following tradition? मतलब संत कबीर के दोहे जो है और कहाँ कहाँ पे कंपाइल किए गए? बीजक इन वाराणसी, बिल्कुल। कबीर ग्रंथावली इन राजस्थान, एकदम नाम में ही कबीर है ना। आदि ग्रंथ साहिब, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, सिख लोगों में आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वर्सेस कबीर साहब के भी लिए गए हैं, समझ रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों हो जाएगा एवरीबॉडी, ऑप्शन हो गया बी। ठीक, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अकबर्स रीन तारीख अकबरी वाज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन लैंग्वेज स्कॉलर? तो एवरीवन, तारीख अकबरी लिखा गया था आरिफ कांधारी के द्वारा, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए इसका। देखो, तारीख अकबरी ऑल्सो नोन एज मुजफ्फरनामा, इसका और क्या नाम है? मुजफ्फरनामा, द फर्स्ट क्रॉनिकल ऑफ एम्परर अकबर्स रीन, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है 16th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ द कैरियर ऑफ हिज कैरियर। किसका? अकबर की कैरियर की बात हो रही। दिस बुक इज कंपाइल्ड बाय मोहम्मद आरिफ कंधारी एट द बिहेस्ट ऑफ द मोहम्मद मुजफ्फर खान व्हेन कंप्लीटेड was presented to the Khan who conferred to a खिला on him। अब खिला क्या है? कोई ओहदा या फिर कोई गिफ्ट होगा, है ना? जरा आप कमेंट इसको सर्च करके थोड़ा सा मेरे को बताओ क्या है खिला मतलब। ओके, तो ये छोटे छोटे मैंने बोला था ना कि टास्क मिलेगा आपको थ्रू आउट द सीरीज, ये टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द मानी में कलाई? मानी में कलाई एवरीबॉडी संगम लिटरेचर में 5 मोस्ट फेमस बुक में से एक है, तो इसको लिखा गया था एवरीबॉडी ऑप्शन बी सतनार के द्वारा। ठीक है, अभी डिटेल और देखते हैं इनके बारे में। देखो, सतनार ऑल्सो नोन एज चिथलाई चथनार, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, अगर गलती हो जाए तो माफी। एक इज द ऑथर ऑफ द मनी मेल कलाई, क्या है? एक तमिल बुद्धिस्ट एपिक है। द एपिक इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर, माफ कीजिएगा तमिल लिटरेचर, है ना। तो मनी में कलाई के बारे में ध्यान से पढ़िए, और कि एक एंटी लव नैरेटिव है। क्या? एंटी लव नैरेटिव, अ सीक्वल टू द लव स्टोरी इन द फर्स्ट तमिल एपिक सिल्लप्पादिकलम। क्या? सिल्लप्पादिकरम, इंक्लूडिंग सम ऑफ इट्स कैरेक्टर और देयर डिसेंडेंट्स। द एपिक हैज इतने लाइंस इन अकावल मीटर डिवाइडेड इनटू 30 कैंटोज। नहीं, ध्यान में रखना आपको, होगा भी नहीं, डोंट वरी। बाकी देखो, दिस एपिक फॉलो हर स्पिरिचुअल जर्नी, हर इनकाउंटर विद, अब क्या क्या है उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब जस्ट एक बार पढ़ लो, है ना, इतना याद करने बैठोगे तो होगा ही नहीं, मालूम है मेरे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है एवरीबॉडी। तो एवरीवन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट वन बाय वन। पहला बोल रहा, अल बिरोनी आइडेंटिफाई द सूफी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लव ए सेल्फ एनिहिलेशन विथ पैरेलल पैसेज फ्रॉम द भागवत गीता। बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल बिरोनी, सूफी थ्योरीज ऑफ सोल वेयर सिमिलर टू दोज इन पतंजलि योग सूत्र, एकदम ठीक। द हाथ योगिक ट्रीटाइज अमृत कुंडा हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सूफीज्म, एकदम सही। चौथा जो है फिर गलत हो जाएगा, तो ये चौथा गलत है एवरीबॉडी। कि खुशविरीज कन्वर्जन विद द योगी shows that he was impressed with their theory of the division of human body, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। मैंने ए बी सी तीनों के तीनों क्यों बताया आपको? सच दैट ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। केवल हमें आंसर नहीं जानना, हमें एक एक ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करना है। तो देखो, Hujviri's conversation with the yogis does not show that he was impressed with their theories of division of the human body. In fact, Hujviri was critical of the yogis' view of the body, and he argued that the Sufis should not adopt their belief. ठीक, अब बाकी डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल बिरौनी के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज जानना जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है ना। एक इस्लामिक स्कॉलर कंपेयर द सूफी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन लव विद सेल्फ एनाइलेशन टू पैरेलल पैसेज फ्रॉम द भागवत गीता इन हिज बुक इंडिया। अल बिरौनी ऑल्सो नोट्स द सिमिलरिटी बिटवीन सूफी theories of the soul and those found in Patanjali Yoga Sutra, suggesting commonalities between Sufism और योगिक फिलॉसफी। हाथ योगिक ट्रीटाइज की बात करें, जो कि जिसका नाम है अमृता कुंडा, डिड हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सूफिज्म as certain practices or technique from Amrita Kund were incorporated into Sufi practice over time. Okay, next question. Who were the 10th century composer of the Nalaira Divya Prabandham?
चारों में से। तो एवरीबडी, वैष्णव संत जो थे, वैष्णव कल्ट के ग्रुप ऑफ सेंट को अलवर्स बोलते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अलवर्स। देखो ध्यान से, नलाईरा दिव्य प्रबंधम एक कलेक्शन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस कंपोज्ड बाय द 12 अलवर्स या फिर वैष्णव सेंट पोएट्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि नलीरा दिव्य प्रबंधम क्या है, वाज कंपाइल्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय नाथ मुनि ड्यूरिंग द 9th और 10th सेंचुरी। द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन सेक्शन। क्या क्या? मुदलाइरम क्या है, 1000 वर्ड्स है उसमें। पेरिया थिरुमोजी इतने हैं, बाकी आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। चलो दो और ही रहता है तो मैं ही बता देता हूँ। थिरुआ मोजी 1100 वर्ड्स है और आइरप्पा 700 वर्ड्स है। होपफुली एवरीबॉडी मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, गलती हो जाए कहीं पे माफी। अगला, नालाइरा दिव्य प्रबंधनम इज रिगार्डेड एज द तमिल वेदास। क्या तमिल में वेदास की तरह उसको कंसीडर करते हैं? इट इज कंसीडर्ड इक्वल इन इंपॉर्टेंस टू द वेदास इन वैष्णव ट्रेडिशन। It is recited, sung or worshipped in temple dedicated to Lord Vishnu. Okay. Next, which 12th century Sanskrit scholar was first responsible for compilation of निबंधस या फिर डाइजेस्ट ऑफ द इपिक और पुराणिक टेक्स्ट? तो उनका नाम था लक्ष्मीधर, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी। फैक्चुअल है, आई नो, बस आपको ध्यान में रखना है, सच दैट आगे जब आ जाए तो इसको आप कर पाओ। तो निबंधस रिफर टू डाइजेस्ट या फिर कंसाइज कंपाइलेशन ऑफ इपिक एंड पुराणिक टेक्स्ट। दीज डाइजेस्ट वेयर क्रिएटेड बाय लक्ष्मीधर, अ 12th century संस्कृत स्कॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th century तमिल इपिक शिल्पदिकरम? तो उसमें किसको प्रेस किया गया है? कावेरी रिवर को। एवरीबॉडी कैसे, ध्यान से देखो। 5th century तमिल इपिक जिसका नाम है शिल्पदिकरम, है ना, Silappatikaram prominently praises the river Kaveri. The epic celebrates the beauty, significance or cultural importance of Kaveri river, sorry, which flows through the southern part of the Indian subcontinent. It portrays the river as a symbol of fertility, prosperity or spirituality, deeply intertwined with the lives of the people and the land. Okay. अब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या ध्यान में रखना है कि 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर जो ऊपर मैं बात कर रहा था ना, उनको पंच काव्य भी बोलते हैं। उनमें कौन कौन सा है, ध्यान से देखो। शिल्पदिकरम एक है, जिसको द टेल ऑफ एन अंकलेट भी बोलते हैं। तमिल एपिक रिटन बाय इलांगो अधिकल, इलांगो अधिकल साहब ने लिखा था। ये बताता है स्टोरी ऑफ लव, बिट्रेयल और रिडेम्पशन ऑफ कनागी, एक वर्चुअस वुमेन। अगला, मतलब टोटल 5 है ना, तो पहला ऊपर हमने देख लिया। दूसरा, मनी में कलाई, ऊपर हमने पढ़ा ही, राइट। अगला है चिवाका चिंतामणि, होपफुली चिवाका चिंतामणि, होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो एवरीबॉडी। द ज्वेल्स कास्टेड ऑफ चिवाका एक 6th century तमिल एपिक पोएम रिटन बाय फिर से तिरुथकाटेश्वर। प्रोनाउंसिएशन ठीक है? अगर नहीं ठीक भी होगा तो आप तो अच्छे से प्रोनाउंस करोगे, आई नो। क्या है? एक जैन लिटरेचर है और एक यंग मैन के बारे में हु इज बोर्न इनटू अ वेल्दी जैन फैमिली। चिवाका renounce his wealth and family to become a Jain monk. ओके, 3 हो गए। चौथा वल्यपति है और 5वां कौन सा है? कुंडल केसी। ये 5 के 5 क्या माने जाते हैं? ऊपर देखो क्या पढ़ा हमने, पंच काव्य माने जाते हैं। 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। किसने लिखा है, क्या नाम है, ये ध्यान में रखना आप बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैच द फॉलोइंग, हिस्टोरियंस हैं, उनके बुक्स हैं। तो बिपिन चंद्रा तो आप सभी जानते हो, उनका बुक का क्या नाम है? तो ये पहला जो है वो हो जाएगा डी का। तो डी का पहला कौन से ऑप्शन में है? ए में और बी में है, तो सी और डी तो चला गया। तो और किसी कोई पहचान रहे हो हिस्टोरियन में? रंजीत गुहा को भी आप पहचान सकते हो, क्यों? क्योंकि ये भी फेमस पर्सनालिटी है ना। तो रंजीत गुहा साहब ने लिखा था अ रूल ऑफ प्रोपेरिटी फॉर बंगाल। तो रंजीत गुहा साहब का दूसरा हो गया। तो लास्ट में देखो सी का 2, डी का 1 किसमें है? ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब सुमित सरकार का तीसरा कौन सा है? द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से लेकर 8 तक। और शाहिद आमीन साहब ने लिखा था चौथा, क्या है? इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा 1922 से 92। क्लियर है क्या आपको? ठीक है, ध्यान में रखना है सब। नेक्स्ट, द एपिक शिलापदिकरम रिफर्स टू, अभी देखा ऊपर हमने क्या कि जैन एलिमेंट इन स्टोरी लाइन जो है शिल्पदिकरम में जो है मिला, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, शिल्पदिकरम एक एंशिएंट तमिल एपिक है, पता ही है, पंच काव्य में से एक है।
that narrates the story of Kanagi, a virtuous woman who seeks justice for her husband's wrongfulness execution. The epic is known for its portrayal of moral values, social custom and cultural aspect of ancient Tamil society. इतना ध्यान में रहेगा? चल अच्छा, तो फिर जैनिज्म का कहाँ पे एलिमेंट आया? While it primarily focuses on the story of Kannagi, the epic also incorporated elements of Jainism in its storyline. These Jain elements include references to the Jain philosophy, teaching और ethical principles. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमंडाकाज नीतिसार इज अ कंट्रीब्यूशन टू, देखो नीतिसार है तो क्या होगा, ऑब्वियस है मोरालिटी के बारे में बात हो रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉमेनकल्चर बेसिस वाले टाइप का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कमंडाकाज नीतिसार एक संस्कृत ट्रेटाइज है किस पे, स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल मोरालिटी पे। इट वाज कंपोज्ड इन 7th century CE में एंड इट इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। The Niti Shastra is divided into 20 chapters and it covers a wide range of topics including क्या duties of ruler, organization of the state और use of forces and importance of morality in politics. Okay, next question है, दो स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहला, अभिनव गुप्ता wrote a comprehensive treatise called the Tantralok which systematically represent the teaching of the Kul और त्रिका सिस्टम। दूसरा है समराय क्या है, समराई छकहा, होपफुली एवरीबडी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, गलती हो जाए माफी। भाई हरिभद्र सूरी रिटेन इन गुजरात अराउंड 8th century ऑफ टेक्निकली नॉट अ तांत्रिक वर्क बट अ सेचुरेटेड विद तांत्रिक आइडिया एंड प्रैक्टिस। दोनों का बिल्कुल आइडिया नहीं, क्या है क्या नहीं है ना, कह नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर देखना ज्यादा यूजफुल है। तो दोनों करेक्ट जवाब है एवरीबडी। कि फील्ड ऑफ तंत्राज रोड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज कॉल्ड तंत्रलोक, इन्होंने लिखा, अभिनव गुप्ता साहब ने लिखा। और समाराय छकहा एक वर्क रिटन बाय हरिभद्र सूरी इन गुजरात अराउंड 8th century। तो ये उनका काव्य का नाम और ये जिन्होंने लिखा उनका नाम, बस ये दोनों ध्यान में रखो, बहुत है ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रिहला वाज रिटन इन, रिहला जो है अरबिक में लिखा गया था 14th century, इसके द्वारा इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, क्यों, क्योंकि रिहला का मतलब होता है द ट्रेवलर्स, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर कौन है हिस्ट्री में, इब्न बतूता। क्या है वो, मुरक्कन एक्सप्लोरर और स्कॉलर है। ही embarked a journey in the 14th century traveling extensively throughout the Islamic world and beyond। ये रहा इब्न बतूता के बारे में कुछ और डिटेल, ध्यान दीजिएगा। इंडिया में अराइव किया था वो 1333 में। He was appointed as a judge by सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। He traveled to various part of India जैसे कि सिंध, पंजाब, गुजरात, मालाबार, बंगाल और असम। He also visited the Maldives, श्रीलंका, सुमात्रा on his way to China। जब वो चाइना जा रहा था तो सुमात्रा को भी विजिट किया। नेक्स्ट, फिर से आ गया ऑथर और उनके वर्क। तो देखो कालिदास का तो आपको मालूम है क्या, मालविका अग्निमित्र, है ना, तो बी का जो है पहला हो गया। तो बी का पहला किसमें है, ऑप्शन ए में है और डी में। बाकी देखो भाष्य मैंने बताया था इनका कि इन्होंने लिखा था स्वप्नवास वदत्ता, है ना, तो सी का हो जाएगा चौथा। तो सी का चौथा देखो किसमें है, सी का चौथा है दोनों में, क्या बात है, नहीं, बी का पहला और सी का चौथा, तो ऑप्शन ए में भी है डी में भी है। ओके, तो 50-50 पे पहुंच गए। काम करते आंसर ही देख लेते, ठीक है। तो आंसर बोल रहा, अब ध्यान से देख लो, एक्सप्लेनेशन ही देख लो। सोमदेव जो है एक संस्कृत पोएट थे जिन्होंने कंपोज किया था कथा सरित सग्रह, है ना, ओशियन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी, कब 11th century सी में, कलेक्शन ऑफ इंडियन लीजेंड, फोक टेल्स और स्टोरीज है, ठीक है। तो सोमदेव ने क्या किया था, ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो 2 1 4 3 है ना, 2143 आंसर हो जाएगा। 2143 ऑप्शन ए है एवरीबॉडी, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो सोमदेव का देख लिया, कालिदास का देख लिया, भास का देख लिया, है ना, और लास्ट कौन सा है, बिल्हाना, क्या थे, एक संस्कृत पोएट जो रहते थे 11th century सी में, और उन्होंने बहुत सारे काम किए इंक्लूडिंग चौरान पंचाशिका मतलब 50 स्टेंजर्स ऑफ अ थीफ, एक लव पोएम अबाउट हिज अफेयर विद प्रिंसेस यामिनी पूर्णतिलिका whom he abducted from her father's palace। सोचो उसके बारे में उन्होंने क्या लिख दिया, पूरा का पूरा, है ना, स्टोरी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
म्यूजिकल कल्चर इन 18th और 19th सेंचुरी नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है। पहला, द पीरियड वाज मार्क्ड बाय द ग्रोइंग इमिनेंस ऑफ द सदरंग निमत खान हु इंट्रोड्यूस द ख्याल फॉर्म, हो सकता है, पता नहीं। A large number of musicians moved out of regional center to Delhi where they hoped they would receive more employment of patronage। एक बात बताओ, 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? मुगल का है ना जो पहले बोलबाला था वो बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब कि दिल्ली जो है अब कमजोर पड़ने लगी। तो अगर वो कमजोर पड़ेगी, इन दैट केस लोग वहां से दूर भागेंगे ना, अब काम की तलाश में। क्यों? क्योंकि पहले जो है मुगल संपन्न थे तो वो लोग वहां पे काम प्रोवाइड करते थे उनको, लेकिन अगर वो लोग उतना मजबूत नहीं रहेंगे, उनका नामो निशान अगर नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे? वहां से निकलेंगे, बाहर जाएंगे। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लोग वहां पे आ नहीं रहे थे रोजगार के लिए, वहां से जा रहे थे। तो दूसरा तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा था। तो दूसरा होगा तो ऑप्शन बी या फिर सी होगा। तीसरा देखते हैं, द पीरियड वाज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन बेस्ड घराना, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा सही है, और तीसरा तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी भी गया, तो ऑप्शन सी बच रहा। तो सी जो है वो एवरीबॉडी इसका होना चाहिए। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, और तीसरा भी करेक्ट है। मैंने बताया ही आपको क्या हुआ, दूसरा इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी हुआ जिसमें ओनली 2 था। बोलो एकदम क्लियर? ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। देखो ध्यान से, सदारंग निमत खान, ऑल्सो स्पेल्ड नियामत खान या फिर निमत खान, एक हिंदुस्तानी म्यूजिकल कंपोजर और आर्टिस्ट थे जो 18th सेंचुरी में रहते थे। He is credited with introducing or popularizing the ख्याल form of vocal music, which became the dominant genre of classical music। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया। अगला है, दूसरा गलत है। क्यों? मैंने बता ही दिया आपको, है ना, सेम रीजन यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तीसरा जो है करेक्ट है कि एक घराना जिसको हाउस या फैमिली बोलते हैं, सिस्टम ऑफ म्यूजिकल लिनियज है या फिर ट्रेडिशन है दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर टीचर या फिर स्टाइल। एक घराना इज कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, अच्छा, एक अमेजन प्राइम पे एक कोई सीरीज है ना इसी के रिगार्डिंग, वो बहुत ही बेस्ट सीरीज है म्यूजिकल चीजों के बारे में। बैंडिट बंदिश करके है, ऐसा समथिंग है ना नाम, एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद है। बैंडिट बैंडिश ऐसा ही नाम है। आप एक बार अगर टाइम मिले तो उसको जरूर देखना। पीरियड, अगर आपको म्यूजिक्स में ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, तो पीरियड ऑफ 18th और 19th सेंचुरी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ मेनी घराना इज हिंदुस्तानी म्यूजिक स्पेशली इन ख्याल सिंगिंग। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द म्यूजिकल कल्चर इन 18th और 19th सेंचुरी साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। ठीक है, क्या बताना है? करेक्ट। म्यूजिकल डेवलपमेंट वेयर स्प्रीड हेडेड बाय द आर्कट कोर्ट, आर्कोट मतलब कर्नाटका एवरीबॉडी, लेकिन वो तंजवुर जो तमिलनाडु वाला कोर्ट है उसने ज्यादा, है ना, वहां से ज्यादा फैला था, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हुआ तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। अगला, तंजवुर रिप्लेस मद्रास एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नहीं एवरीबॉडी, ये रिप्लेस नहीं किया, वो ऑलरेडी एक, है ना, क्या था, कल्चरल कैपिटल था क्लासिकल म्यूजिक के लिए। तो ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, तो आंसर आ गया सी। क्या बोलता है कि तीसरा सही है। क्या? ये 3 ग्रेट कंपोजर, क्या नाम था, त्यागराज और दीक्षितर और श्याम शास्त्री एक्सपेरिमेंटेड विद द कृति फ्रॉम टू सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। अब डिटेल में देखते हैं इसका। देखो, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 18th और 19th सेंचुरी वे आर नॉट स्प्रेडेड बाय द आर्कोट कोर्ट, जबकि द कोर्ट्स ऑफ तंजौर या फिर त्रवणकोर, तंजौर एंड त्रवणकोर प्लेड मोर सिग्निफिकेंट रोल्स इन प्रमोटिंग एंड नर्चरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि तंजौर एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेंटर था क्लासिकल म्यूजिक के लिए बिफोर 19th सेंचुरी, and it maintained its prominence throughout this period. मद्रास की बात करें जो आज का चेन्नई है, also emerged as a significant cultural center for classical music during this time और continue to hold its position. तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि त्यागराज, दीक्षितर और श्याम शास्त्री often referred to as Trinity of Carnatic music। क्या बोलते हैं उनको? Trinity of Carnatic music, were influential composer who made significant contribution to the development of Carnatic music. They composed numerous कृतिस, जैसे कृतिस क्या होता था? म्यूजिकल कंपोजिशन, and explored the कृतिस form which laid the foundation for modern Carnatic music। एकदम क्लियर? गुड एवरीबॉडी। आई नो कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है,
कहीं कहीं पे तो आप एकदम होपलेस हो जाते होगे कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, लेकिन एटलीस्ट बियर मिनिमम तो आप इतना कर सकते हो ना कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के पीवाईक्यू, है ना, उन सब को और उन सब से रिलेटेड ऑप्शन हुआ चाहे स्टेटमेंट हुआ, वो सारी ये चीजें आपको बहुत ही बेहतर क्लियर हो। कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर में मैंने जितना भी चीज प्रोवाइड किया है वो बेयर मिनिमम होना चाहिए। अरे मुझे खुद लगने लगता है जहाँ पे कि अरे इतना डेटा नहीं हो पाएगा आपसे, तो वहां पे मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस लेक्चर में जितना भी मैंने प्रोवाइड किया है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। बेयर मिनिमम ये हो गया आपके लिए, सच दैट कि जो आपके मन में वो फोमो रहता है ना वो निकल पाए, राइट। चलो, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए आपके लिए है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो इसलिए आपको घर से निकलना है। जैसे ही आप घर से निकलोगे एक ना एक दिन मंजिल आपकी जरूर आपसे मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।